चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्री कंसेंट का टॉपिक। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि फ्री कंसेंट के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक है जैसे कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। इन सब पे भी इंडिविजुअली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो हम इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे ताकि यदि फ्री कंसेंट का क्वेश्चन आए तो भी हो जाए, और इनमें से कोई से भी सब टॉपिक से भी कोई क्वेश्चन आए तो पूरा हो जाए। ठीक है, ये रहा इसका सिनॉप्सिस। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फ्री कंसेंट क्या होती है, इफेक्ट, डिफरेंस, फिर केस लो, कंक्लूजन। चलिए तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, कंसेंट इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये होता है जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको नींव लगती है, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं। सिमिलरली यदि आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसमें कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न उठता है कि ऐसा कहाँ लिखा है। ऐसा लिखा है सेक्शन 10 में। ठीक है, यदि कंसेंट नहीं है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो या तो वॉइडेबल बनेगा या वॉइड बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डिफेक्ट। कंसेंट क्यों नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा या वॉइडेबल बनेगा। इन पॉइंट्स को हम थोड़ा वीडियो में आगे एक्सपेंड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अभी बस आप इतना याद रखिए कि कंसेंट के बिना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ऐसा सेक्शन 10 में लिखा है। चलिए, अब प्रश्न ये उठता है कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम आम भाषा में बोले तो कंसेंट का मतलब होता है सहमति। ठीक है, बट लीगली सेक्शन 13 इसको डिफाइन करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 13 बोलता है टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब इस पूरी लाइन को यदि हम समराइज करें तो इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ द पार्टीज। जो पार्टीज भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उनके मन का मिलना, उनकी मीटिंग ऑफ माइंड को हम बोलेंगे कि कंसेंट है। ठीक है, इसी को ही कंसेंसस एडिडम भी बोला जाता है। अच्छा, तो कंसेंट इक्वल्स टू मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ पार्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही। अब प्रश्न ये उठता है कि पार्टीज के माइंड कैसे मीट करते हैं। देखिए, जब दो पार्टीज की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो ना रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर दो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की, उनकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर, टर्म्स एंड कंडीशन, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो हम बोलेंगे कि दोनों पार्टी की कंसेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट में और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अब इन पॉइंट्स को अच्छे से समझने के लिए हम इलेस्ट्रेशन लेते हैं जो कि ये कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देगी। ठीक है, मान लीजिए ए ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है घोड़ा बेचने को लेके। ठीक है, ए बोलता है कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ, बी बोलता है हाँ मैं तुम्हारा घोड़ा खरीद लूंगा। अच्छा, लेकिन ये एग्रीमेंट में घोड़े की बात करते लेकिन ये बात नहीं करते कि कौन से कलर का घोड़ा है। ठीक है, अब ए को लग रहा है कि वो अपना सफेद घोड़ा बेच रहा है और बी को लग रहा है कि वो ए से काला घोड़ा खरीद रहा है। वापस से, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है घोड़े को बेचने और खरीदने को लेके। ए को लगता है कि वो अपना सफेद घोड़ा बेच रहा है। ए बिलीव्स दैट ही इज सेलिंग हिज वाइट हॉर्स, जबकि बी को लगता है कि उसको ब्लैक घोड़ा मिल रहा है ए से। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना घोड़े को बेचने का, ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें कंसेंट नहीं है। क्योंकि ये जो दोनों पार्टीज है ना, दे आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दोनों घोड़े
खरीदने और बेचने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक समझ रहा है कि सफेद घोड़ा बिक रहा है और दूसरा समझ रहा है कि काला घोड़ा बिक रहा है। इसलिए इनकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है सब्जेक्ट मैटर को लेके। ठीक है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। तो यदि अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट मैटर या टर्म्स एंड कंडीशन या नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्रीमेंट को लेके, तो हम बोलेंगे वहां पर कंसेंट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आप इतना याद रखिए कि कंसेंट का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, और मीटिंग ऑफ माइंड तब होगी जब दोनों पार्टीज की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स एंड कंडीशन, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, और ये एग्जांपल याद रखिए काला घोड़े का और सफेद घोड़े का। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, व्हाइट हॉर्स एंड ब्लैक हॉर्स। चलिए, तो अब हमने कंसेंट का मतलब भी समझ लिया। अब हम आते हैं फ्री कंसेंट में। देखिए, सेक्शन 10 को हम अगर वापस से पढ़ेंगे ना, तो वहाँ ये लिखा है कि यदि आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो फ्री कंसेंट चाहिए। सिर्फ कंसेंट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सहमति से काम नहीं चलेगा। आपकी दोनों पार्टीज की जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि कंसेंट फ्री कब होती है। सेक्शन 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंसेंट को नेगेटिवली डिफाइन करता है। वो बोलता है कि कंसेंट फ्री तब होगी जब इन 5 कारणों की वजह से नहीं है। क्या क्या 5 कारण है? पहला है कोवर्जन, दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा है फ्रॉड, चौथा है मिसरिप्रेजेंटेशन और पांचवा है मिस्टेक। मतलब इन 5 वजहों से अगर कंसेंट हुई तो हम बोलेंगे कि वो फ्री कंसेंट नहीं है। इसको और घुमा के बोले तो कंसेंट फ्री मानी जाएगी अनलेस इनमें से कोई सी भी कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो यदि आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। ना तो कोर्जन होना चाहिए, ना एंड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ना फ्रॉड होना चाहिए, ना मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ना मिस्टेक होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा है इसका कंक्लूजन। कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द अबव फैक्टर इज नॉट ए फ्री कंसेंट। और अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगर ये नहीं है तो नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसा सेक्शन 10 में लिखा है। चलिए, ये सेक्शन को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, सेक्शन 14। चलिए, अब हम आते हैं। अब हम ये जितने भी चारों पांचों फैक्टर 5 फैक्टर्स है जो कि कंसेंट को डिफीट कर देते हैं, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कोअर्जन से। देखिए, कोअर्जन को सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 14 बोलता है कोअर्जन का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट करना जो कि आईपीसी के द्वारा फॉरबिडन है। एनी एक्ट which is forbidden by the Indian Penal Code or unlawful detaining any property। ठीक है, तो कोवर्जन बेसिकली दो तरह से किया जा सकता है। पहला, कोई भी ऐसा एक्ट करके जो कि इंडियन पिनल कोड में प्रोहिबिटेड है, और दूसरा किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करके। अच्छा, अब कोवर्जन क्यों कर रहे हो आप कोवर्जन इसलिए कर रहे हो ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाए। ठीक है, तो पहला एलिमेंट तो ये है कि आप एक या तो कोई एक्ट कर रहे हो जो कि आईपीसी के द्वारा प्रोहिबिटेड है, या किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन कर रहे हो ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर ले आपके साथ विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ठीक है, इसकी एसेंशियल एलिमेंट यही है जो मैंने आपको समझाया कि या तो आप एक्ट कर रहे हो या धमकी भी दे रहे हो कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, या मैं तुम्हारे घर वालों को मार डालूंगा, या तुम्हारे ऊपर आरोप लगा दूंगा। ये सब कोवर्जन है। ये आरोप और ये धमकी क्यों दे रहे हो आप? ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर ले आपसे। ठीक है, तो थ्रेट से भी कोवर्जन हो सकता है और एक्चुअली वो काम करने से भी हो सकता है, कमीशन ऑफ एन एक्ट। अच्छा, अब ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जो कि आईपीसी के द्वारा फॉरबिडन है, जो आपको नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने किया तो कोवर्जन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त।
असॉल्ट हो गया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब डराना धमकाना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी को आपने बंद कर लिया और बोला कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, नहीं तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम धमकियाँ दे रहे हो कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हमारे साथ तो हम कूद जाएंगे, ये सब कोerशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ए बी को बोलता है कि यदि तुमने मुझे तुम्हारी ज़मीन कम कीमत में नहीं खरीदी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बी डर के मारे तैयार हो जाता है खरीदने के लिए ए से ज़मीन। तो जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये वेल, इसमें हम बोलेंगे कि इसमें जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि ये कोअर्जन से कोस की गई है। ठीक है, it returns to kill B if he does not sell his land at low price. Similarly, A B के गुड्स को रख लेता है और बोलता है कि जब तक तुम इस प्रोमिसरी नोट पे साइन नहीं करोगे तब तक तुम्हें मैं ये नहीं दूंगा, तब तक तुम्हें तुम्हारे गुड्स वापस नहीं दूंगा। तो ये भी उसी का एग्जाम्पल है कोवर्जन का। इसके ऊपर एक केस लो है, चिक्कम अम्मी राजू वर्सेस चिक्कम से शम्मा। इसमें यह बोला गया था कि यदि आप किसी को सुसाइड करने की धमकी देते हो ताकि वो सामने वाला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाए, तो वो भी कोर्जन होगा, एज इट इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। ठीक है, अच्छा, अब ये दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो अलग से आपको याद रखना है। पहला ये कि ज़रूरी नहीं हो कि कोर्जन जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है वही करे। मान लीजिए मेरा और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं अपने भाई को बोलता हूँ कि इसको जाके डरा धमका ताकि ये कम पैसे में कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, तो वो भी कोवर्जन होगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बट मेरा भाई तो कर रहा है ना। सिमिलरली, जरूरी नहीं है कि मैं आपको धमकी दूं, मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैं आपके फैमिली वालों को भी धमकी दे सकता हूँ कि यदि तूने मेरे साथ कम पैसों में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो मैं तेरे परिवार वालों को हानि पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ये हो गया, कोवर्जन में प्रोसीड फ्रॉम अ पार्टी और इवन अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जरूरी नहीं है कि जो कोवर्जन कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो। सिमिलरली ये भी जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर आप कोवर्जन कर रहे हो वो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया आपको। तो अगर कोवर्जन को समराइज करें तो आईपीसी के द्वारा फॉरबिडन एक्ट को करना या किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन कर लेना ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाए, उसको बोलते हैं कोवर्जन। ठीक है, और अगर कोवर्जन होगा तो कंसेंट फ्री नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। देखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बहला फुसला के कॉन्ट्रैक्ट करवाना। ये बहुत सिंपलिस्टिक हो गया, ये आपको लिखना नहीं है, समझने की कोशिश करिए। देखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस तब होगा जब एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बीच में एक प्रकार की स्पेशल रिलेशनशिप है, और जो पार्टी सुपीरियर पोजीशन में है वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके अनफेयर एडवांटेज ले ले। तीन इंग्रेडिएंट्स, दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप ऐसी है जिसकी वजह से एक पार्टी दूसरी पार्टी से ऊपर पोजीशन में है, और वो उस पोजीशन में है कि पहली वाली पार्टी जो कि ऊपर है नीचे वाली पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकती है, और वो ऐसा एक्चुअली करती है और अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन कर लेती है। इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते फिर समझ में ज़्यादा से अच्छा आएगा। A spiritual guru induces his disciple to gift him all the property. This is undue influence. देखिए, पहले तो हम देखते हैं तीन इंग्रेडिएंट्स हमको सेटिस्फाई करना है ना। पहला कि स्पेशल रिलेशनशिप होना चाहिए। ये स्पेशल रिलेशनशिप है ना गुरु की और डिसाइपल की। अब ये रिलेशनशिप ऐसी है जिसमें एक सुपीरियर पोजीशन में है और एक इंफीरियर पोजीशन में। सुपीरियर पोजीशन पे कौन है? गुरु। इंफीरियर पोजीशन पे कौन है? डिसिपल। क्योंकि ये स्पेशल रिलेशनशिप है और क्योंकि इसमें एक पार्टी सुपीरियर पोजीशन में है और दूसरी पार्टी इंफीरियर पोजीशन में है,
तो जो गुरु है वो अपने शिष्य को बोलता है कि तुम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट कर दो, मतलब फ्री में दे दो। गिफ्ट, नो प्राइस, इक्वल्स टू फ्री में। ठीक है। तो यदि ऐसा होता है तो हम वो बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट अंडर इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड है, और फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है। तो हमको तीन चीज देखना है। पहला क्या कि स्पेशल रिलेशनशिप, फिर ये देखना है कि एक पार्टी सुपीरियर पोजीशन में, दूसरी इंफीरियर में। तीसरा कि जो सुपीरियर पोजीशन में पार्टी है वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा के अनड्यू एडवांटेज ले लेती है। यही तीनों पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि हम कब बोलेंगे कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है। कब हम मानेंगे कि स्पेशल रिलेशनशिप है जहां पर एक पार्टी सुपीरियर पोजीशन में है और दूसरी इंफीरियर में है। तो इसके ये एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल ये है कि पहला मतलब उदाहरण ये है कि जहां पर रियल और अपेरेंट ऑथोरिटी हो, जैसे कि एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई, है ना, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉई के ऊपर। यहाँ पर रियल ऑथोरिटी या अपेरेंट ऑथोरिटी कैसे है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कभी भी निकाल सकता है, उसकी सैलरी कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये स्पेशल टाइप की रिलेशनशिप है। पुलिस ऑफिसर की एक्यूज के ऊपर कैसे है? पुलिस वाला एक्यूज को फंसा सकता है, उसके खिलाफ और गलत गलत केसेस लगा सकता है। सिमिलरली टीचर की भी स्टूडेंट के ऊपर रियल अथॉरिटी होती है, टीचर के हाथ में स्टूडेंट्स के मार्क होते हैं। तो ये जो तीन रिलेशनशिप्स का एग्जाम्पल है, यहाँ पर रियल अथॉरिटी होती है, एक्चुअल अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी रहती है। सिमिलरली कुछ कुछ फिड्यूशरी रिलेशनशिप भी होती है जहां पर हम बोलेंगे कि जहां पर माना जाता है, डीम्ड है ना वर्ड, जहां पर डीम टू डोमिनेट द पोजीशन ऑफ अनदर, जहां पर ऐसा माना जाता है लॉ के द्वारा कि यहाँ भी वन पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, जैसे कि लॉयर और क्लाइंट। ठीक है। ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, डॉक्टर और पेशेंट। सिमिलरली जब एक पार्टी बूढ़ी हो, इल हो, मेंटली या इमोशनली डिपेंडेंट हो, तब भी हम बोलेंगे, तब भी लॉ मानता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है। एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। ए मनी लेंडर लेंड्स मनी टू अ पुअर फार्मर एट द exorbitant rate of interest exploiting his distress। एक मनी लेंडर है, एक गरीब फार्मर को बहुत हाई, वेरी हाई रेट पे लोन दे देता है, क्योंकि इसको पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए कि मार्केट में लोन मिलता है 10% पर एनम, ये नॉर्मल है। तो फार्मर को ये जो मनी लेंडर है, इसने दिया 100% पर एनम पे। ठीक है। तो हम मानेंगे, लॉ मानेगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अंडू इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है। तो वापस से इसको अंडू इन्फ्लुएंस को समराइज करते हैं। दो पार्टी के बीच में एक प्रकार की स्पेशल रिलेशनशिप है, इनमें से कुछ भी हो सकता है या थोड़ा अलग भी हो सकता है। उसमें से एक पार्टी सुपीरियर पोजीशन में है जहां से वो दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकती है, और एक्चुअली वो सुपीरियर पार्टी डोमिनेट करती है और उसकी वजह से उसको अनफेयर एडवांटेज मिलता है ना। अनफेयर एडवांटेज जैसे यहाँ पे स्पिरिचुअल गुरु को क्या अनफेयर एडवांटेज मिला, उसकी सारी प्रॉपर्टी फ्री में मिल गई। मनी लेंडर को क्या अनफेयर एडवांटेज मिला कि अगर वो नॉर्मली किसी को पैसे देता तो उसको 10% मिलते, लेकिन यहाँ पर इसने इसकी सख्त ज़रूरत थी पैसों की, तो उस फैक्ट का फ़ायदा उठा के 100% लिए उसने। तो 100% इंटरेस्ट चार्ज किया। तो ये दोनों केसेस हैं जहाँ पर अंडे इन्फ्लुएंस है। आपको ये केसेस याद रखना चाहिए, इलस्ट्रेशन से याद रखना चाहिए, सब चीज़ें आराम से समझ में आती है फिर। अब हम मूव ऑन करते हैं तीसरे फैक्टर पे, जो कि कंसेंट को विशिएट या डिफीट या हरा सकता है। देखिए, तीसरी तीसरा है फ्रॉड, जो कि सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। देखिए,
फ्रॉड में आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि फ्रॉड में इंटेंशन रहती है सामने वाले को डिसीव करने की, बेवकूफ बनाने की। ठीक है। अब डिसीव क्यों करना है आपको? ताकि आप अनफेयर एडवांटेज ले सको। अच्छा, वापस से। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसे एक्ट करना जिनके पीछे इंटेंशन है सामने वाले को डिसीव करने के लिए। अब वो कौन कौन से एक्ट हो सकते हैं? पहला होता है सजेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। दूसरा होता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। तीसरा होता है प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। तो यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड करना है तो ये तीन तरह से किया जा सकता है। ठीक है। पहला, सजेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट। तीसरा, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। तो ये थ्री वेज ऑफ कमिटिंग अ फ्रॉड। अच्छा, ये तीनों एक्ट आप कर रहे हो ताकि सामने वाला डिसीव हो जाए और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, अब एक एक पढ़ते हैं। सजेशिंग सजेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब होता है कि आप सामने वाले को एक गलत तथ्य, गलत इंफॉर्मेशन देते हो जानबूझकर, विद एन इंटेंशन टू डिसीव, ताकि सामने वाला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी को जमीन बेचता है और जमीन बेचते वक्त बोलता है कि इस जमीन के ऊपर कोई भी लोन नहीं है। ये बात सुनकर सामने वाला कि ये जमीन के ऊपर कोई भी लोन नहीं है खरीद लेता है। बट एक्चुअली जमीन पे लोन होता है और ये ए को पता होता है, फिर भी ये बात छुपाता है। तो ये बोलेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्रॉड के कारण इसकी जो कंसेंट है वो विशिएटेड है। ठीक है। मतलब ए को पता था कि जमीन के ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, ये बात उसने सामने वाली पार्टी को नहीं बताई। तो सामने वाली पार्टी को लगा कि इस जमीन पे कोई भी लोन वोन नहीं है तो उसने ले लिया। तो उसके साथ डिसेप्शन हुआ ना, उसको बेवकूफ बनाया गया, उसको डिसीव किया गया। तो ये पहला वे तरीका होता है फ्रॉड कमिट करने का। दूसरा होता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। यहाँ पर आप एक मटेरियल फैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको छुपा रहे हो। जैसे कि एक घर है, वो बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, उसके ऊपर पेंटिंग करी हुई, वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, लेकिन अंदर बड़ी बड़ी दरारें हैं। अब एक जनरल आदमी ऐसा घर नहीं खरीदेगा जिसमें दरारें हो, क्योंकि वो सेफ नहीं होता। बट जो मकान मालिक है ना, उसने वो दरारों को छुपा रखा है पेंट से और वॉलपेपर से, है ना। तो अब जो दूसरा आदमी है, जो खरीदार है, वो तो घर खरीद लेता है क्योंकि उसको तो लग रहा है बाहर से कि हाँ सब सही है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, इसके अंदर भी फ्री कंसेंट नहीं है क्योंकि फ्रॉड कमिट हो गया है ये एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट से। आपने मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसको छुपा दी, और वो बात छुपा दी इसलिए सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगर उसको पता होता कि घर के अंदर दरार है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं। ठीक है। अब तीसरा आता है प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। ये बहुत सिंपल है कि आप एक पार्टी से प्रॉमिस करते हो कि आप ये कंडीशंस को फॉलो करोगे, बट आप अंदर ही अंदर जानते हो कि मैं तो ये करने वाला हूं ही नहीं, तो वो भी फ्रॉड ही होगा। एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो गुड्स डिलीवर करेगा, लेकिन ए को पता है कि वो बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि ना तो वो करने की कैपेसिटी है, ना उसके पास वो गुड्स है। फिर भी वो एग्रीमेंट करता है, तो हम बोलेंगे कि ये फ्रॉड से विशिएटेड एग्रीमेंट है। चौथा, कोई और एक जो कि जिससे आप सामने वाले को डिसीव कर सकते हो। ये रेसिडुअरी क्लॉज है, मतलब कि यदि कोई भी केस इन तीन हेडिंग्स में फॉल नहीं कर रहा तो हम यहाँ पर उसको इंक्लूड कर लेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है? आप डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट कर रहे हो या रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर रहे हो ताकि सामने वाला कंसेंट देते, है ना। मान लो एक ज़मीन है, उसकी वैल्यू नॉर्मली कम है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपने फेक बनाए हैं जिससे लग रहा है कि ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा है। तो और वो फेक डॉक्यूमेंट देख के सामने वाला ज़मीन खरीदने के लिए रेडी हो गया, वो भी ज़्यादा पैसों में, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर भी फ्रॉड हुआ है। ठीक है।
पांचवा, कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन करना है जो कि लॉ के द्वारा एक्सप्रेसली फ्रॉड डिक्लेयर कर रखा है, कंपनी लॉ में हो सकता है, वो इंसॉल्वेंसी लॉ में होता है। तो इन 5 तरीके से फ्रॉड किया जा सकता है। तो आपको बस मेन पॉइंट ये याद रखना है कि फ्रॉड में इंटेंशन रहती है सामने वाले को डिसीव करने के लिए। आप जानबूझ के कुछ कर रहे हो सामने वाले को डिसीव करने के लिए। क्या क्या कर रहे हो? या तो गलत फैक्ट बता रहे हो, या जो सच है उसको एक्टिवली छुपा रहे हो, या प्रॉमिस दे रहे हो बिना इंटेंशन उसको परफॉर्म करने की, या कोई और ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे डिसेप्शन हो सकता है। पांचवा, या कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन कर रहे हो जिसको एक्सप्रेसली लॉ ने डिक्लेयर कर रखा है कि ये फ्रॉड है। ठीक है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या फ्रॉड साइलेंस से भी कमिट किया जा सकता है? तो जनरल रूल तो ये है कि यदि आप चुप रहते हो तो उससे फ्रॉड कमिट नहीं क्यों होता है। ठीक है। लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन है। पहले हम लिख लेते हैं, देख लीजिए जनरल रूल। मेयर साइलेंस इज टू फेक लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ फ्रॉड। पर इसके 4 एक्सेप्शन हैं। अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो फिर आप अगर चुप रहे तो मान लिया जाएगा आपने फ्रॉड कर लिया। जनरल रूल क्या है कि यदि आप चुप हो तो ये नहीं मानेंगे कि आपने फ्रॉड करा है कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। पर अगर इनमें से 4 में से कोई सी भी कंडीशन होती है तो फिर मान लिया जाएगा कि आप चुप थे इसलिए आपने फ्रॉड कमिट करा। क्या क्या है? जहां पर आपकी ड्यूटी है बोलना, वहां भी आप यदि आप नहीं बोलते हो तो फिर फ्रॉड हो जाएगा। जहां पर अगर कुछ नहीं बोला तो वो हाँ के बराबर होगा, वो भी, उससे भी फ्रॉड हो सकता है। चौथा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जैसे कि इंश्योरेंस। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। पहला तो यही है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है जो, उसमें आपको जो जो मटेरियल बीमारियां हैं वो बताना पड़ती है। यदि आप नहीं बताओगे तो वो फ्रॉड हो जाएगा। तो नहीं बताने से या चुप्पी रखने से भी फ्रॉड होता है इन कंडीशंस में। एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया जहां पर बोलने की, मान लीजिए ए और बी ने घोड़ा खरीद, ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन होता है घोड़ा खरीदने का। ठीक है। ए बी से पूछता है कि क्यों, ये जो घोड़ा मैं तुमसे खरीद रहा हूँ ये सही तो है ना, इसको कोई इशू तो नहीं है ना, इसको कोई बीमारी तो नहीं है ना, ये पागल तो नहीं है। हम, क्योंकि ए ने ये प्रश्न पूछे हैं तो अब सामने वाले की ड्यूटी है कि वो उसका आंसर दे, लेकिन वो आंसर नहीं देता, वो चुप रहता है। तो ए समझता है कि ये चुप है इसका मतलब ठीक है, सही है, होगा। बट एक्चुअली वो नहीं होता है सही। एक्चुअली घोड़ा पागल होता है। तो हम इस केस में मानेंगे कि साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच, और क्योंकि वो चुप था तो हम मानेंगे कि उसने यस बोला है, और क्योंकि उसने यस बोला तो वो ऑटोमेटिकली फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली इस केस में अगर सामने वाली पार्टी को बचना था तो उसको बोलना चाहिए कि नहीं भाई ये घोड़ा है, ये पागल है, अभी भी तुमको लेना है तो तुम लो, लेकिन उसके पूछने पे वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। तो ये मान लिया जाएगा कि आपने हाँ बोला है, क्योंकि साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। कहीं कहीं जगह पे चुप्पी ही स्पीच का काम करती है, जैसे कि इस केस में। चलिए, अब ये केस है, इसमें डेरी वर्सेस पिक। अगर आपको लिखना है तो ये लिख देना पूरा का पूरा, कुछ भी वो नहीं है, जो बातें ऊपर डिस्कस करी वही चीज़ है यहाँ पर बोला गया था। चलिए, अब हम आते हैं चौथे फैक्टर पे जो कि कंसेंट को विशेट करता है। चौथा है मिस रिप्रेजेंटेशन, जो कि सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है। देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन में देर इज नो इंटेंशन टू डिसीव। अभी हमने फ्रॉड पढ़ा, फ्रॉड में ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे सामने वाला डिसीव हो जाए। मिस रिप्रेजेंटेशन में आप एक एक्ट कर रहे हो जिसमें आप जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं है सामने वाला डिसीव हो जाए, पर आपके एक्ट की वजह से सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वापस से, फ्रॉड में आपने एक एक्ट करा जिससे इंड्यूस होके सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है। पर फ्रॉड में आपकी इंटेंशन थी सामने वाले को डिसीव करने की। मिस रिप्रेजेंटेशन में भी आप एक एक्ट कर रहे हो ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर ले,
बट यहाँ आपकी ऐसी कोई गलत इंटेंशन नहीं है सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने की। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, मिसरिप्रेजेंटेशन भी 3 तरह से किया जा सकता है। पहला, पॉजिटिव असर्शन ऑफ एन अनट्रू फैक्ट। आप एक गलत फैक्ट की इंफॉर्मेशन देते हो सामने वाली पार्टी को, और उसके बेसिस पे सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन आपको ये बात नहीं पता कि आपने जो बात बताई वो गलत है। आपको एक्चुअली लग रहा था कि जो आपने बताया वो सही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यदि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मिस रिप्रेजेंटेशन से विशिएटेड कंसेंट वाला है। इलस्ट्रेशन देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। A states that the piece of land yields 50 quintals of crop annually, believing it to be true, but in fact, it yields much less. देखिए, A B को बोलता है कि मेरी ज़मीन 50 कुंटल क्रॉप पैदा करती है हर साल, और उसको एक्चुअली लगता है कि 50 कुंटल करती, बट इन रियलिटी वो 40 कुंटल ही करती है। ठीक है, अब जो बी है जो ज़मीन को खरीद रहा है, उसको ऐसी ज़मीन चाहिए जो 50 कुंटल खरीदे। तो इसने बोला कि मेरी ज़मीन 50 कुंटल खरीदती यील्ड करती है। तो उसने बोल दिया हाँ, तो फिर मुझे तुम्हारी ज़मीन बेच दो, क्योंकि मुझे ऐसी ज़मीन चाहिए जो 50 कुंटल यील्ड करे या उससे ज़्यादा करे। बट एक्चुअली तो वो 40 कुंटल ही कर रही है, ये बात दोनों को पता नहीं है। तो मान लिया जाएगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से हुआ। सामने वाले ने, मेन जो पार्टी है जो बेच रहा है, उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन उसको लग रहा था कि वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और इस गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो दूसरी पार्टी है उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, वो मिस रिप्रेजेंटेशन से अफेक्टेड है। ठीक है, सिमिलरली दूसरी तरह जिससे मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी विच गेन्स एडवांटेज। मान लीजिए दो लोग हैं, दो पार्टी है, दोनों पार्टी इसके बीच में ऐसी रिलेशनशिप है जहां पर ड्यूटी एग्जिस्ट करती है। तो एक पार्टी वो ड्यूटी को ब्रीच कर देती है, यहाँ पर भी इंटेंशन नहीं है डिसीव करने की, बट वो ड्यूटी को ब्रीच करने की वजह से एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर एडवांटेज गेन कर लेती। इसको भी वापस से एग्जांपल से समझते हैं। A lawyer advises his client to settle case cheaply. ठीक है, he honestly believes that the settlement is good but does not disclose that he is advising the opposite party. तो पहली चीज हमको क्या देखना है कि क्या इनके बीच में कोई प्रकार की ड्यूटी है। हाँ, ड्यूटी है, लॉयर की ड्यूटी रहती है अपने क्लाइंट के प्रति। अब लॉयर अपने क्लाइंट को एडवाइस करता है कि ये जो केस है ना, इसको कम पैसों में सेटल कर लो, और लॉयर एक्चुअली ये मानता है, उसके मन में भी ये बात छुपा नहीं रहा, वो मानता है कि ये सेटलमेंट सही है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक ड्यूटी है, लॉयर की क्लाइंट के प्रति ड्यूटी है, और वो एक्चुअली मानता है कि ये सेटलमेंट क्लाइंट के लिए गुड है, अच्छा है। बट एक बात वो छुपा लेता है, ये बात कि वो सामने वाले क्लाइंट को भी एडवाइस दे रहा है। तो इसकी वजह से मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी हो गई है, जिससे एक पार्टी को एडवांटेज हो गया है दूसरी पार्टी को। ठीक है, ये बस ये इलस्ट्रेशन याद रखना, ये पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ लेना, नहीं आए तो फिर यू कैन ऑलवेज कमेंट। तीसरा है ऐसा एक्ट करना जिससे सामने वाली पार्टी मिस्टेक कर ले रिलेटिंग टू सब्सटेंस ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर। वापस एग्जांपल पे आते हैं। A sells a horse to be stating it to be healthy, believing so the horse is in fact diseased। वही बात है, ए बी को घोड़ा बेचता है, ए बोलता है कि ये घोड़ा तो स्वस्थ है, हेल्दी है, बट एक्चुअली वो घोड़ा हेल्दी नहीं है, और ए को ये बात पता भी नहीं है। तो यदि बी ने घोड़ा खरीद लिया ये समझ के कि ये हेल्दी घोड़ा है, तो ये जो कंसेंट है वो विशिएटेड है, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी
से मिस्टेक इंड्यूस करा दी एज टू द सब्सटेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब इसमें भी एक केस लो है, ये लिख लीजिए आप। ओशनिक स्ट्रीम नेविगेशन वर्सेस सुंदर दास धर्म से। An honest but incorrect statement of a material fact inducing consent was held to be misrepresentation। वही बात है जो सेक्शन में लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, बट क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी एक दो केस लो लिखने होते हैं, हमने डाल दिए हैं, बाकी कोई अलग बात नहीं कर रहा है ये। वापस से मिसरिप्रेजेंटेशन को कुछ चंद शब्दों में समराइज करते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब आप कुछ एक्ट कर रहे हो जिससे सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपकी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है और आप इनमें से कोई एक्ट कर रहे हो, या तो एक गलत फैक्ट बता दिया जो आप बिलीव करते हो कि सही है बट वो गलत है। आपकी एक ड्यूटी थी जो आपने ब्रीच कर दी जिसकी वजह से एक पार्टी को एडवांटेज हो गया। तीसरा, आपने गलती से सामने वाले को सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है। अब फ्रॉड वर्सेस मिस रिप्रेजेंटेशन, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। देखो, फ्रॉड में इंटेंशनल डिसेप्शन होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में इनोसेंट फॉल्स स्टेटमेंट होता है कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती डिसीव करने की। दोनों के सेक्शन भी याद रखना है आपको, सेक्शन 17 फ्रॉड, सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन। इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन रहती है फ्रॉड में जब आप स्टेटमेंट मेक कर रहे हो। मिस रिप्रेजेंटेशन में आप ऑनेस्टली स्टेटमेंट कर रहे हो और आप मानते हो कि आप सच बोल रहे हो बट एक्चुअली वो गलत है, झूठ है। Knowledge of falsity. In fraud, the person knows the statement is false or is reckless about its truth. In misrepresentation, the person believes the statement is true. वही सेम चीज। नेचर ऑफ कंडक्ट, फ्रॉड किसी चीज को जानबूझ के छुपाने से हो सकता है, गलत प्रॉमिस करने से हो सकता है, या कोई ऐसा एक्ट करने से हो सकता है जो कि जिससे डिसेप्शन हो सके। जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन ब्रीच ऑफ ड्यूटी से हो सकता है या इनोसेंट गलत स्टेटमेंट से हो सकता है। ठीक है। दोनों का इफेक्ट ऑन कंसेंट, दोनों वॉइडेबल होंगे बट कॉन्सिक्वेंस डिफर होंगे रेमेडी में। इसका मतलब क्या होता है, सेम ही इफेक्ट। देखिए, यदि आपके कॉन्ट्रैक्ट में मिस रिप्रेजेंटेशन है या आपके कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड है, दोनों ही केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल बन जाएगा। लेकिन फ्रॉड के केस में जो पार्टी का, जिस पार्टी का नुकसान हुआ उसको डैमेजेस में मिलेंगे, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस नहीं मिलेंगे। ये वाला पॉइंट ये लिखा है। इन फ्रॉड एग्रीड पार्टी कैन क्लेम damages in addition to rescission and in misrepresentation damages are generally not available। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फ्रॉड में सिर्फ कैंसिल करा सकते हो आप, कैंसलेशन प्लस डैमेजेस। मतलब अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड हुआ है तो आप उसको कैंसिल भी करा सकते हो, सामने वाले से डैमेजेस भी ले सकते हो। लेकिन यदि आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो सिर्फ कैंसिल ही करा सकते हो मिस रिप्रेजेंटेशन में। इसमें आपको डैमेजेस नहीं मिलेगा। डैमेजेस मतलब कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले की गलती थी नहीं ना। सामने वाले ने को लगा कि वो सच बोल रहा है बट गलती से उसने झूठ बोल दिया, गलत इंटेंशन नहीं थी उसकी। अगर इंटेंशन गलत रहेगी तो फिर आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। मिस रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ आप कैंसिल करा लो कॉन्ट्रैक्ट, बस, क्योंकि वॉइडेबल है। बाकी एग्जाम्पल देख लीजिए और इतना सफिशिएंट होगा, आप पढ़ लेना है, समझ में आ जाएगा, कुछ भी खास चीज नहीं है इसमें। सेलिंग प्रॉपर्टी वाइल नोइंगली हाइडिंग डिफेक्ट अमाउंट टू फ्रॉड। वही प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो उसके अंदर जो भी खामियां उसको जानबूझ के छुपा रहे हो, वॉलपेपर लगा दिए, प्लास्टर करवा दिया ऊपर। सेलिंग प्रॉपर्टी वाइल मिस्टेकनली स्टेटिंग इनकरेक्ट डिटेल। आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी लेकिन एक्चुअली आप मान रहे हो कि वो सही इन्फॉर्मेशन है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। फ्रॉड होगा तो भाई जिसने फ्रॉड करा उसको पैसा भी देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। अगर आपने गलती से मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके भी काम चलाया जा सकता है। अब फाइनली हम आते हैं मिस्टेक पे। देखिए, मिस्टेक का मतलब होता है
erroneous belief concerning something essential to the agreement, मतलब कोई चीज़ है जो कि एग्रीमेंट के लिए बहुत इसेंशियल है, उसके लिए erroneous belief, और इसको आसान करे तो गलती कर देना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त गलती कर देना, ठीक है। अब गलती किस किस चीज़ की हो सकती है? मिस्टेक फैक्ट की भी हो सकती है और लॉ की भी हो सकती है। मिस्टेक बायलैटरल भी हो सकती है और यूनिलैटरल भी हो सकती है। बायलैटरल का मतलब क्या है? बायलैटरल का मतलब होता है मिस्टेक बाय बोथ पार्टीज, और यूनिलैटरल का मतलब होता है मिस्टेक बाय ओनली वन पार्टी। अब दूसरा प्रश्न आता है कि एक तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। फिर एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट यूनिलैटरल भी हो सकती है और बायलैटरल भी हो सकती है, कि दोनों पार्टी ने मिस्टेक कर दी और एक पार्टी ने मिस्टेक करी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एग्जांपल क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एग्जांपल ये वाला घोड़े वाला। ए और बी ने एग्रीमेंट करा घोड़े को खरीदने और बेचने को लेके। दोनों को एग्रीमेंट करते वक्त लगता है कि घोड़ा जीवित है, बट एक्चुअली जब ये एग्रीमेंट कर रहे हैं घोड़ा मर चुका है, बट दोनों को नहीं पता, ना तो मालिक को पता है ना खरीदने वाले को पता है। तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बायलिटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। बायलिटरल मतलब दोनों पार्टी की मिस्टेक है, दोनों पार्टी मिसकंसेप्शन में है। और किसकी? फैक्ट की। फैक्ट क्या? कि घोड़ा जीवित है कि नहीं, ठीक है। When both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void. अच्छा, तो ये तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एग्जांपल तो ये घोड़े वाला हो गया। सिमिलरली हम एक शिप का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि दो लोग एक जहाज को लेने और बेचने का एग्रीमेंट करते हैं, बट जिस मोमेंट में वो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि जहाज तो पिछली रात ही समुद्र में डूब चुका है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये भी वॉइड होगा, क्योंकि यहाँ पर बायलिटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब होता है कि आपने कोई लीगल प्रोविजन को लेके मिस्टेक कर दी। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ का एग्जांपल का गया, हाँ ये रहा। A enters into a contract believing that the stamp duty is not payable, whereas law requires it. Contract remains valid. A और B कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर ए को स्टैम्प ड्यूटी देना ही है, मैंडेटरी है, बट वो नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि नहीं ये ज़रूरत नहीं है करके, लीगली रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब कल ए जाके अगर इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो कल जाके ए ये नहीं बोल सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था क्योंकि मैंने तो स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने मिस्टेक कर दी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ अ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। तो यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त लॉ से रिलेटेड, लीगल प्रोविजन से रिलेटेड अगर मिस्टेक कर दी तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही कहलाएगा। अच्छा, ये इंडियन लॉ के संदर्भ में है। यदि फॉरेन लॉ से रिलेटेड मिस्टेक करती तो उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो अभी हम मिस्टेक में सिर्फ इतना ही कवर करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। इतना सफिशिएंट होगा अगर प्रश्न फ्री कंसेंट से रिलेटेड होगा। बाकी हम मिस्टेक पे एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें थोड़ी और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। अभी बस आप इतना याद रखिए कि ये इरोनियस बिलीफ होता है कंसर्निंग समथिंग एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। मिस्टेक फैक्ट की भी हो सकती है, लॉ की भी हो सकती है। अगर फैक्ट की हुई तो बायलेटरल भी हो सकती है, दोनों पार्टी भी कर सकती है, यूनिलेटरल भी हो सकती है। अगर बायलेटरल हुई मतलब दोनों पार्टी ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल है घोड़े वाला शिप वाला, दोनों पार्टी को मिस्टेक के अंदर थी। अगर यूनिलेटरल होता है कि एक ही पार्टी मिस्टेक के अंदर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। मिस्टेक ऑफ लॉ, लीगल प्रोविजन से रिलेटेड मिस्टेक कर दी, वो एक्सक्यूज नहीं है अगर इंडियन लॉ की आपने मिस्टेक की है तो, ठीक है।
ये आप पढ़ लेना, इसमें सब जगह इलस्ट्रेशन है, ये नोट सेल्फ सफिशिएंट है। आप बस वीडियो एक बार देख लो, फिर आपको दूसरी बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो इस पे मिस्टेक के ऊपर ये केस है, ये भी आप पढ़ लेना। अब फाइनली मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है, ये भी अभी आप पढ़ लेना, नहीं तो एक वीडियो इस पे बनेगी, आप उसमें देख लेना। फाइनली अब हम आते हैं कि एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। यदि फ्री कंसेंट नहीं है तो उसका एग्रीमेंट पे या कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हम वापस थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। देखिए, सेक्शन 10 ने बोला कि फ्री कंसेंट होना चाहिए यदि आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। फ्री कंसेंट तब नहीं होगी जब इनमें से कोई सी भी कंडीशन हो जाएगी। ये 5 में से एक भी चीज़ अगर हो गई तो आपकी कंसेंट फ्री नहीं होगी, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर आपकी कंसेंट फ्री नहीं है तो यदि कोवर्जन की वजह से नहीं है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इसकी वजह से तो इफेक्ट क्या होगा, तो हम वो डिस्कस करते हैं अब। देखिए, अगर फ्री कंसेंट इन 4 की वजह से नहीं है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइडेबल। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में इनमें से कोई भी फैक्टर है, या तो कोअर्जन है या अंडर इन्फ्लुएंस है या फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा। वॉइडेबल मतलब जो भी एग्रीव्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में, वो कोर्ट में जा सकती है और उसको कैंसिल करवा सकती है। यहाँ लिख देते हैं हम, वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, वैलिड अंटिल कैंसल्ड। बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक की वजह से हो रहा है, तो अगर वो मिस्टेक एक तो फैक्ट की है प्लस बायलेटरल है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा वापस से। फ्री कंसेंट इन चीज़ों की वजह से डिफीट हो सकती है। अगर फ्री कंसेंट कोवर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से डिफीट हो रही है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा जब तक सामने एक पार्टी जाके कैंसिल नहीं करा ले। कौन सी पार्टी कैंसिल कराएगी? जो एग्रीव्ड है। मैंने आपके सर के ऊपर बंदूक रखी और आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा जब तक आप कोर्ट में नहीं जाओ और उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करवा लो, ये बोल के कि जज साहब ये कोवर्जन से करवाया गया है, डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट करवाया था मुझसे। अगर आप ऐसा नहीं करवाते तो वो वैलिड रहेगा। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और वो बायलिटरल बायलिटरल मिस्टेक है, तो वो वॉइड होगा, मतलब वो जीरो रहेगा, शुरू से उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। आपको कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। शुरू के 4 जो है ये वॉइडेबल होते हैं। मिस्टेक जो कि बायलिटरल हो और फैक्ट वाली हो, वो वॉइड होती है। बाकी जो दूसरी मिस्टेक होती है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। मतलब यदि यूनिलेटरल मिस्टेक है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, वो भी वैलिड होगा। मिस्टेक ऑफ लॉ है, वो भी वैलिड होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, मतलब उससे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अब क्या बचा है इसके अलावा? बस हो गया। इफेक्ट ऑफ कंसेंट ये डिस्कस कर लिया, यही है जो मैंने आपको बताया कि कंसेंट, कोवर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इनमें से कुछ भी होगा तो वॉइडेबल होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक वॉइडेबल, और यहाँ से लेके ये वॉइड, और इन दोनों का वैलिड, ठीक है। बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट वॉइड, ये वैलिड, और ये वॉइडेबल। फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में ये लिखना है, फ्री कंसेंट बैकबोन है, इसके बिना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये प्रोविजन इंश्योर करते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ना हो जिसमें कोवर्जन हो, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रॉड हो। बस यही है जो हमने पढ़ा, पूरा का पूरा। अब मैं वापस से पूरी वीडियो को समराइज कर देता हूँ।
देखिए सेक्शन 10 बोलता है कि कंसेंट फ्री होना चाहिए। कंसेंट फ्री कब नहीं होगी? जब इनमें से कुछ भी हुआ। अगर इनमें से ये शुरू की 4 चीज़ें होती है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मतलब आप जाके कैंसिल करवा सकते हो, और अगर कैंसिल नहीं करा तो वो वैलिड ही रहेगा। और अगर मिस्टेक से बनता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट प्लस बायलैटरल, तो वो वॉइड हो जाएगा। कंसेंट क्या होती है? मीटिंग ऑफ माइंड्स। कब होता है मीटिंग ऑफ माइंड? जब कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो। व्हाइट हॉर्स ब्लैक हॉर्स का एग्जांपल याद रखना। बाकी बस कोवर्जन में यही डराना धमकाना या प्रॉपर्टी सीज कर लेना ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर ले। मैं अंडर इन्फ्लुएंस में अपनी पोजीशन का मिसयूज करके सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट करवाना। फ्रॉड में किसी के साथ डिसीव करना, किसी को डिसीव करना ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ऐसे एक्ट करके गलत इन्फॉर्मेशन देना, सत्य छुपाना, प्रॉमिस करना बिना उसको परफॉर्म करने की इंटेंशन से। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन में आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है, लेकिन आपने कुछ ऐसा करा या कुछ ऐसा बोला जिससे सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जो कि आपको लग रही थी कि सच है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, आपने एक ड्यूटी को ब्रीच कर दी जिससे सामने वाले का फायदा हो गया, और एक पार्टी का फायदा हो गया, दूसरी पार्टी का नुकसान हो गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस। मिस्टेक फैक्ट की होती है, लॉ की होती है। लॉ की हो गई मतलब इंडियन लीगल प्रोविजन की मिस्टेक। फैक्ट की हो गई मतलब जो फैक्ट एग्रीमेंट से रिलेटेड है उनकी। अगर बायलैटरल मिस्टेक है वो दोनों पार्टी ने कर दी और फैक्ट से रिलेटेड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल यही है कि घोड़े वाला घोड़ा मर गया पर दोनों पार्टी को लग रहा जीवित है, दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, वॉइड है वो। सिमिलरली जहाज जो डूब गया। बस बाकी हम एक और वीडियो बनाएंगे, मिस्टेक को डिटेल में कवर करेंगे उसमें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक है वो। बस इतना सफिशिएंट है। थैंक यू। विद दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। आई होप to see you soon in another one. Bye bye.